राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फेमा के तहत ईडी की नोटिस आई है। ईडी का नोटिस मिलने के बाद अशोक गहलोत समेत पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता वैभव गहलोत के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी की रेड से सियासत गर्मा गई। ईडी की जद में गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुडला के साथ वैभव गहलोत भी आए हैं। वैभव गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। मार्च 2022 में मुंबई के एक बिजनेसमैन ने वैभव गहलोत सहित 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। वैभव गहलोत को ईडी का सम्मन मिलने के बाद से राजनीति फिर से गर्मा गई है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार लगातार गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान में ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है और इस बार कार्रवाई हुई है राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के घर पर। ईडी पेपर लीक मामले में इन दोनों के घर पर कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही ईडी के छापे पड़ रहे हैं। नई दिल्ली से आए और जयपुर के अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ सुरक्षा के बीच में यह पूरी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस पूरी घटना के टाइमिंग को लेकर कांग्रेस भी अब सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी मौसम है और ईडी की यह कार्रवाई बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईडी के सूत्रों की माने तो अब तक उन्हें आरोपियों से मिली सूचना के आधार पर ही नए तरीके से इस पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले में जांच को पूरी कर अदालत में इस मामले को पेश किया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का सम्मन दिया जाना निश्चित तौर पर बड़े कई सवाल भी उठाता है। और कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। ईडी एक नहीं 8 जगहों पे आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है और इस बार किस तरह से खाद्य विभाग में घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक है, ये पहले खाद्य भवन में यहाँ मिनिस्टर थे, खाद्य मंत्री थे और इन्हीं के घर पे सुबह से ही ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और 8 जगहों पे खाद्य विभाग से जुड़े लोगों के घरों पे छापेमारी की जा रहा है। आज यहाँ पे ज्योति प्रिय मल्लिक जो कि यहाँ पे खाद्य मंत्री थे, उनके घर पे छापेमारी किया है। उनके घर से यहाँ पे लगातार तलाशी है और अभी ज्योति प्रिय मल्लिक यहाँ पे वन विभाग के मंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि ईडी की लगातार शिकंजा कसते जा रही है और आने वाले समय में ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग फूड घोटाले से भी हो सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से शिरडी हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहले से मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे शिरडी साईं मंदिर गए। वहां साईं बाबा का दर्शन लिया, पूजा अर्चना की। वहां पर जो भक्तों के लिए नई कतार बनाई गई है उसका उद्घाटन भी किया। इसके बाद जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वो अहमदनगर जिले में ही एक कार्यक्रम था जिसमें नीलवंडे बांध जो है, जो 53 सालों से बन रहा था, उसका जल पूजन का कार्यक्रम था और वहां पे कुछ और परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और इसके बाद गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आंदोलन सत्तासीन पार्टियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसी कड़ी में कल देर रात दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी मुलाकात हुई। उसमें राज्य के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ मराठा आंदोलन को शांत करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह के बीच भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और गहन चिंतन किया गया। सूत्र बताते हैं कि बैठक के दौरान गृह मंत्री जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने मराठा आंदोलन पर चिंता जताई और सीधे सीधे कहा कि अजित पवार का ग्रुप और शिंदे ग्रुप दोनों मराठा लोगों से करीबी रिश्ता रखते हैं और ऐसे में अगर मराठा आंदोलन को शांत करने में ये नाकामयाब रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। गृह मंत्री ने निर्देश दिया है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा है कि किसी भी तरह से
बातचीत करके मराठा आंदोलन को शांत किया जाए और इस पर उचित कदम उठाया जाए। बीजेपी ने एक तरह से अल्टीमेटम दिया है मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कि किसी भी तरह से मराठा समाज के लोगों को समझा बुझाकर आंदोलन खत्म कराए और साथ में जो आत्महत्याएं हो रही है उसको किसी भी तरह से रोका जाए। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। मराठा समाज के आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने अपने दूसरे दौर का आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज अनशन का दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और पहले दिन सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक नजर आ रही है। कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मराठा आरक्षण पर चर्चा की। साथ ही महाराष्ट्र में कुल आरक्षण की मर्यादा क्या 50% तक ले जाया सकती है, इस पर भी वहां पर चर्चा की गई। वही मराठवाड़ा के 5 जिलों के 700 गांव में मराठा समाज ने अब नेताओं के आने पर पाबंदी लगा दी है। मराठा आरक्षण को विरोध करने वाले एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते की गाड़ी पर भी आज सुबह मुंबई में हमला किया गया। यानी अब आरक्षण का मुद्दा और ज्यादा हाथ से बाहर निकलता जाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। राज्य में जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब 2024 के पहले बिहार में जातीय गोलबंदी भी शुरू हो चुकी है। आज सदाकत आश्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह मनाई गई और सबसे खास बात यह है कि इस जयंती की शुरुआत खुद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दीप जलाकर किया। सदाकत आश्रम में मंच भले ही जयंती समारोह का था, लेकिन मुद्दा एक ही था, मिशन 2024। सभी कांग्रेस के आला नेताओं के साथ साथ राजा सुप्रीमो लालू यादव ने भी 2024 में केंद्र से बीजेपी के सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। साथ में चुनाव में एकजुटता बनाने की भी अपील की, क्योंकि बिना एकजुटता के जीत संभव नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जब से प्रदेश में अखिलेश सिंह अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। राहुल गांधी होंगे पीएम, अजय राय होंगे सीएम। अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री वाले पोस्टर पर कांग्रेस का करारा जवाब। पहले सपा ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाला पोस्टर लगवाया था। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को 24 में प्रधानमंत्री और अजय राय को 27 में सीएम बताने वाला पोस्टर लगाया है। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी तेज हो गई है चर्चा और सियासत भी शुरू हो गई है। इसे विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की टिकटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में खींचातानी चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ टिकटों का समझौता न होना पाने पर अखिलेश यादव की तल्ख प्रतिक्रिया के बाद विवाद ठंडा करने की कवायद शुरू हुई। दोनों दलों के अपने अपने खेमे में संयम होकर बोलने का संदेश दिया। इसका फायदा इतना ही हुआ कि तल्ख बयानबाजी रुक गई, लेकिन अब दोनों दलों की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है पोस्टर मामले पर कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है जो उनकी अपनी सोच और मंशा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंच गए। हालांकि आजम खान ने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों को साधने में जुटी कांग्रेस सपा नेता आजम खान के समर्थन में आ गई है। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूरे दलबल के साथ सीतापुर जेल आजम खान से मिलने पहुंचे। अजय राय ने कहा कि आजम खान का बीजेपी सरकार में उत्पीड़न हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। बीजेपी सरकार आजम खान के साथ अत्याचार कर रही है। यही नहीं, जेल अधिकारियों द्वारा अजय राय को बताया गया कि आजम खान ने अपने परिवार के अलावा किसी से भी मिलने से इनकार किया है। इस पर अजय राय ने कहा कि सरकार के दबाव में प्रशासन बात को घुमा रहा है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन हम अभी आजम खान के साथ खड़े हैं। इस दौरान जेल के बाहर भारी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। यही नहीं, सपा ने भी इस मामले में कहा है कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है। जानकार इस बात को मानते हैं कि अजय राय आजम खान से मुलाकात करके मुस्लिम हितैषी छवि पेश करके उनके बीच में सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के लिए जो एथिक्स कमेटी के पास भेजी गई है, उसकी पहली बैठक आज हुई, जिसमें निशिकांत दुबे और एक वकील ने अपने बयान दर्ज कराए। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड किसी व्यापारी को दिया गया था,
उससे एक गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कैटेगरली ये बात कही तो ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की बात उन्होंने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं विनोद सोनकर, उनके सामने रखी। जिस व्यापारी के लिए को ये पासवर्ड दिया गया तो उसको भी एथिक्स कमेटी बुलाएगी। महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं जिन पर आरोप है उनको भी बुला के पूछताछ करेगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। लेकिन फिलहाल आज की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण बात ये निकल के आई कि उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि टीएमसी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी इस पर नहीं आई है। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए हरियाणा में पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राण वायु देवता जो पेंशन योजना है उसको चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसमें 3800 से ज़्यादा जो प्रदेश के अलग अलग किस्मों के पेड़ हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ज़्यादा है, उनको ये पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चाहे वो जंगलात हो, फसलें हों, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश में बिल्कुल ही ठीक है। और भी उन्होंने कई एक बुकलेट जारी करते हुए कहा कि इसमें पूरा का पूरा जो 9 वर्ष का जो ब्यौरा है इस बुकलेट के जरिए लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 22 नवंबर 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर बीजेपी के मुकाबले विपक्ष ने बवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी को ही आखिर न्योता सबसे पहले क्यों दिया गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्वीकारोक्ति दे दी है। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए न्योता भेजा था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण दिए जाने पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो वैसे भी जाते। राम सेवकों ने खून बहाया था, इसके लिए सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है इसका मतलब साफ है कि चुनाव पास है और चुनाव के दरमियान बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई शिक्षक परीक्षा परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस परीक्षा फल को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त रोष है और अभ्यर्थियों का मानना है कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है। यूपीएससी ने 1,70,000 पदों के लिए शिक्षक बहाली की परीक्षा ली थी और रिकॉर्ड समय में इसकी रिजल्ट भी जारी कर दी। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। और न सिर्फ अभ्यर्थी बल्कि अब बीजेपी भी इस मामले में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। बीजेपी के साथ साथ हम पार्टी के जो अध्यक्ष है जीतन राम मांझी वो भी आरोप लगा रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी उन लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया था और आज भी बड़े पैमाने पर जो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिना योग्यता वालों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जबकि योग्यता वालों का रिजल्ट नहीं आया है। और अभी भी लगातार जो मांग है वो इनकी साफ तौर पर है कि ये जो त्रुटि है उससे दूर किया जाए, क्योंकि जब तक पिछले 4 सालों से STT की परीक्षा नहीं हुई है इसके बावजूद रिजल्ट घोषित करना एक बड़ी गड़बड़ी का प्रमाण है। क्या अमिताभ ओझा, पटना। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और उसको लेकर कमी आ सके उसमें ऐसे में छोटी छोटी कोशिशों को अंजाम दिया जा रहा है। आज दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ ये जन जागरण अभियान जो है इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली के ITO चौराहे से। आप यहाँ देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद हैं और किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि रेड लाइट जैसे ही ऑन हो वो अपनी गाड़ियों को ऑफ करें। शुरुआत हुई है 28 तारीख को बाराखंबा, 30 को चंदगीराम अखाड़ा और लगभग 2 नवंबर को 2000 इको क्लब के जरिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जो स्कूल है वहां तक इस जन जागरण अभियान को ले जाया जाएगा। मकसद सिर्फ इतना है कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। तो आज दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है
और लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस जन जागरण अभियान में वो भागीदारी निभाए। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नाम से एक टॉक सीरीज का शुरुआत किया है। आज इस मौके पर सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भाग लिया और कई मुद्दे पर चर्चा किया है। आपको बता दें कि चाणक्य के कुशल कूटनीति और उनके रक्षा मामलों में सटीक फैसले का इस्तेमाल अब इंडियन आर्मी बहुत जल्द करने वाली है। सेना इस कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका शामिल हैं। आज इस कड़ी में आर्मी चीफ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव देख रहे हैं। हम वैश्विक मामलों में राष्ट्रीय हित की केंद्रिता को भी देख रहे हैं। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने यह बात भी कही है कि अब तक 40,000 अग्निवीरों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन एक और इजाफा हो गया है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा मछिल सेक्टर में सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलिटेंटों की एक घुसपैठ को नाकाम करते हुए इस इलाके में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और इस इलाके में खुफिया एजेंसीज और पुलिस इंटेलिजेंस को इस तरह की सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में मिलिटेंट पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करने की फिराक में है। और इसी के चलते जम्मू पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने इस इलाके में अपना जाल बिछा रखा था। और आज सुबह जैसे ही घुसपैठे मिलिटेंटों ने LOC को पार करके इस इलाके में कदम रखा तो उन्हें ज्वाइंट फोर्सेस ने चैलेंज किया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन इलाके में अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे इलाके को सैनिटाइज सर्च किया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि इस इलाके में कोई और घुसपैठिया मिलिटेंट मौजूद तो नहीं है। कैमरामैन रशीद के साथ आसुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंची अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस के प्रमोशन करने के लिए। रामलला का लिया आशीर्वाद। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करते हुए एक्ट्रेस की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक्ट्रेस भगवा रंग की साड़ी पहनकर रामलला के दर्शन करने पहुंची। मंदिर में एक्ट्रेस सर पर साड़ी का पल्लू और माथे पर टीका लगाए नजर आई। मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा करके भगवान का आशीर्वाद लिया। राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की, जो 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अयोध्या मंदिर का कंगना की फिल्म तेजस से खास कनेक्शन है। मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना ने कहा, आखिरकार रामलला का मंदिर बन गया है। ये हिंदुओं का सदियों पुराना संघर्ष है और हमारी पीढ़ी इस दिन को देख पा रही है। मैंने अयोध्या पर एक स्क्रिप्ट लिखी है और रिसर्च भी किया है। यही नहीं, कंगना रनौत ने कहा 600 साल पुराना संघर्ष है ये। मोदी सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से संभव हो रहा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होगा राम मंदिर। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कटौती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी कमी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली दरों में कमी का एक प्रस्ताव बनाकर नियामक आयोग को भेज दिया है। इसमें ईंधन अधिभार शुल्क में 18 से 38 पैसे तक की कमी का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। करीब 1055 करोड़ रुपए की राहत सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को देगी, जिसका भार यूपी सरकार ही वहन करेगी। बीते विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कटौती कर उत्तर प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। माता की पालकी पर चढ़ा 30 करोड़ का घी, सड़क पर बही घी की नदियां। हर साल की तरह इस साल भी गांधीनगर स्थित रूपल गांव में माता की पालकी पर करोड़ों का घी चढ़ाया गया। दरअसल रूपल गांव में वरदायिनी माता के मंदिर की हर साल पालकी यानी कि पल्ली निकलती है, जिसमें माता की जोत पर करोड़ों का घी चढ़ाया जाता है। यहाँ करीब 30 करोड़ का घी माँ की जोत पर चढ़ाया गया, जो सड़कों पर बहकर गांव से बाहर निकला, जिसे लोग माता का प्रसाद और आशीर्वाद मानते हैं। ये बात और है कि इस प्रसाद को सड़कों से उठाकर सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग ही ले जाते हैं।
बताया जाता है कि रूपाल में ये पल्ली की परंपरा 5000 साल से चली जा रही है। कहा जाता है कि गुप्तवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर पद्मपल्ली नाम का यज्ञ किया था और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। कैमरामैन प्रभास का भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भारतीय सेना की ओर से कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों के लिए आधुनिक खेती पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय सेना ने कृषि विभाग की ओर से किसानों को बताया गया कि कैसे आप आधुनिक खेती कर सकते हैं, कैसे आप कम खर्च पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को फलों के बारे में जागरूक किया गया कि कौन से फल आप किस मौसम में उगा सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा जो है वो दोगुना हो जाए। किसानों को बीज दिया गया और किसानों को ये बताया गया कि आप जो है अपने खेतों में कौन सी फसल कौन से समय पर उगा सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा होगा। वहीं कृषि विभाग की ओर से समय समय पर इस तरह के आयोजन किसानों के लिए किए जाते हैं, तो भारतीय सेना की ओर से भी इस तरह के आयोजन किसानों के लिए किए जाते हैं ताकि किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, अखनूर। दीपावली से पहले मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर ब्रेक लगने वाला है। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 10 दिनों तक मुंबई के वेस्टर्न लाइन पर मेगा ब्लॉक होगा, जिसके चलते 2500 से ज़्यादा लोकल की सेवाएं प्रभावित होगी और लोगों का सफर तकलीफदायक होगा। दरअसल खार और गोरेगांव के बीच छठी लाइन बिछाई जा रही है, जिसके चलते 10 दिनों तक रेलवे की सेवा प्रभावित होगी। गौरतलब है कि पश्चिम रेलवे लोकल की स्पीड और क्षमता को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी के मेल एक्सप्रेस के लिए अलग लाइन बिछा रही है, जिसके लिए खार और गोरेगांव के बीच करीब 8.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान लोगों को सफर करने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मुंबई की लोकल ट्रेन पहले से ही अपने क्षमता के ज़्यादा हिसाब से भरी रहती है, उसमें भीड़ काफ़ी होती है। इस छठे लाइन के काम के चलते लोगों को भविष्य में सुविधाएं तो ज़रूर होगी, लेकिन मौजूदा समय में इस काम के चलते लोगों को तकलीफें होगी और इसी तकलीफों का सामना करने के लिए बेस्ट ने अतिरिक्त बस सेवा इस रूट पर उतारने का भी निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।